अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में नई बंदरगाह बनाने पर इत्तेफाक किया गया है और यह बंदरगाह बनेगी जिला ठट्ठा में केटी बंदर के मुकाम पर। और यह बंदरगाह पाकिस्तान से थर कोल को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाई जाएगी। इसकी मजीद तफसीलात क्या हैं आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि केटी बंदर का मुकाम वो मुकाम है जिसके बारे में चंद मौरखीन कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध आए तो सबसे पहले यहाँ आके उतरे थे। उसके बाद भी ये इलाका एक पोर्ट के तौर पर चलता रहा, यहाँ तक कि 1932 में सखर बैराज बना और पानी जो है वो कम जाना शुरू हुआ डाउन स्ट्रीम। उसकी वजह से ये बंदरगाह उजाड़ हो गई, लेकिन बेहतरीन लोकेशन है। इस बंदरगाह के दीगर क्या फ़वायद होंगे आपको आज वीडियो में डिस्कस करके बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में सरकारी ज़मीनों को कब्ज़ा माफिया से वागुजार करने का काम जारी और सारी है। लेटेस्ट खबर यह आई है, कराची और उसका गिरदरवा में मजीद 8 अरब रुपए की ज़मीन जो कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की थी उसे वागुजार करवा लिया गया है। आज आपको बताएंगे कि अब तक कितने अरब रुपए की ज़मीन सिर्फ इस एक महकमे की वागुजार हुई है। लेकिन पहले चलते हैं ज़िला ठट्ठा केटी बंदर, जहाँ पर सदियों से एक बंदरगाह चलती आ रही थी। वहाँ पर लोग ट्रेड किया करते थे, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स होती थी। फिर 1932 में सखर बैराज बना तो पानी कम जाना शुरू हुआ केटी बंदर, तो उजड़ी। उसके बाद जब हिजरत का मुकाम आया 1947 में, तो यहाँ पर चूँकि हिंदू ताजर बहुत कसरत से थे तो 7-8 हज़ार फैमिलीज़ यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया चलेगी। उसके बाद इस बंदरगाह का कोई पुरसाने हाल नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाहिश थी कि इस बंदरगाह को दोबारा से रिवाइव किया जाए। तो उस सिलसिले में मौजूदा चीफ मिनिस्टर सिंध और वफाकी मिनिस्टर बराए शिपिंग एंड मैरीटाइम उन्होंने फैसला किया है कि केटी बंदर की इस बंदरगाह को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा। इसके अंदर एडिशनल जो है फैसिलिटीज़ दी जाएंगी ताकि थर के कोयले को इस बंदरगाह के ज़रिए दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा सके। इसके साथ साथ दीगर कई चीज़ें भी एक्सपोर्ट की जा सकेंगी। अब थर का कोयला जो है वो हमारी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा है। अगर हम एक ट्रेन की पटड़ी बिछा लेते हैं थर के कोयले के मुकाम से केटी बंदर तक, तो इस रूट पर कोई बड़ा शहर नहीं है, कोई रश नहीं है, तो हम इस कोयले को बड़ी मिकदार में यहाँ से एक्सपोर्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने यह ख्वाब देखा था। उन्होंने इसी सिलसिले में 1996 के अंदर केटी बंदर के इसी मुकाम के ऊपर एक पहला थर कोल पे चलने वाला पावर प्लांट लगाने का इनॉग्रेशन भी किया था। उसकी स्टोन लेइंग सेरेमनी की थी, जिसकी चंद तस्वीरी झलकियां आप देख रहे होंगे। बदकिस्मती से उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और नवाज शरीफ ने आकर इस प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया। और फिर हम लोगों ने थर के कोयले से बिजली कम बनाई 2019 में जाकर। आप सिर्फ दोनों का फ़र्क देख लीजिए, तकरीबन 25 साल लगे उस एक प्रोजेक्ट को कंसीव करके ऑपरेशनल करने में। ये हमारी बदकिस्मती है और इससे आप हमारे महबूब नवाज शरीफ का विजन भी जान सकते हैं कि जो पावर प्लांट हम लोगों ने अपने थर के कोयले पर लगाने थे जिससे सस्ती बिजली पैदा होनी थी वो तो बंद कर दिए, लेकिन इंपोर्टेड तेल पर चलने वाले, इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट ज़रूरत से ज़्यादा लगा दिए। और मेरा नून लीग से इख्तलाफ जो एक ज़्यादा वाज़े है उसकी बड़ी वजह यह है कि इन्होंने दूर की काम सोची और छोटे छोटे प्रोजेक्ट सोचे कि किसी तरह हम अगला इलेक्शन जीत जाएं। तो वो इलेक्शन तो ये जीत गए लेकिन मुल्क हार गया। यही मामला हमारे मोटरवेज के साथ भी हुआ। मोटरवे तो बना दी, लेकिन उसके ऊपर जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनने थे, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगनी थी, कारखाने लगने थे, रोज़गार मिलना था, एक्सपोर्ट्स बढ़नी थी, वो कारखाने तय लगते, वहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स का संग बुनियाद भी प्रॉपरली नहीं रखा गया। वापस आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो अब पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 15 साल तो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं किया। अब अपने 16वें साल के अंदर इसको शुरू करने का कह रहे हैं। हम उनके लिए दुआ गो ज़रूर है इस प्रोजेक्ट को शुरू करें ताकि पाकिस्तान की चौथी बंदरगाह बन सके, बड़ी बंदरगाह। अगर हम इंडिया की बात करें, हम उनके साथ हर मामले में मुकाबला करने की ख्वाहिश तो करते हैं। वहाँ पर इस वक्त 12 बड़ी बंदरगाहें हैं, इसके अलावा 185 छोटी बंदरगाहें हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 2 बड़ी बंदरगाहें हैं जो कि कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम है। ग्वादर को मैं बड़ी बंदरगाह नहीं कहूँगा, दरमियाने दर्जे की बंदरगाह कहूँगा, लेकिन अगर उसके ऊपर आने वाले सामान की बात करें तो छोटी बंदरगाह जितना सामान आता है।
बदकिस्मती से हम उस बंदरगाह को पाकिस्तान के साथ प्रॉपरली नेटवर्क के जरिए लिंक नहीं कर सके। तो ये चौथी बंदरगाह होगी। इसके अलावा हमारे पास पूरे पाकिस्तान में कोई काबिल जिक्र बंदरगाह नहीं, बहुत छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पर प्राइवेटली लोग काम करते हैं। अगर सिंध की बात करें तो सिंध के साहिल के ऊपर कोई 32 के करीब छोटी छोटी जेटीज़ हैं जहाँ से लोग मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। इस पर आज से चंद साल कबल सहाफ़ी कामरान खान ने एक छोटी डॉक्यूमेंट्री की थी। हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया, जो लोग वो डॉक्यूमेंट्री जानना चाहें उसको जान सकते हैं कि वो छोटी छोटी प्राइवेट जेटीज़ जो हैं जहाँ पर शिप्स आते हैं, छोटे छोटे यार्ड्स आती हैं, वहाँ से छोटी मिकदार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है या स्मगलिंग का बड़ा रूट है, लोगों का भी, मछली का भी और दीगर सामान का भी। उन जगहों को अगर प्रॉपरली मैनेज कर लिया जाए तो बिजनेस हब भी बनेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हुकूमत के लिए टैक्स के ऑप्शंस भी इकट्ठे होंगे। अब कराची की बंदरगाह पर थर को लाना मुश्किल भी है और कराची बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी है। फिर आप तो जानते ही हैं कि जहाँ पर कोयला होता है वहाँ पर कुछ माहौलियाती आलूदगी भी होती है। तो इन वजूहात की वजह से ना कराची और ना ही पोर्ट कासिम फिजिबल है। एक नया ऑप्शन सोचा गया है जो इसी काम के लिए बनाया जाएगा और इससे पाकिस्तान की बेहतरी मकसूद है। लेकिन देखना यह है कि पीपल्स पार्टी इस प्रोजेक्ट के बारे में अब कितनी सीरियस है, क्योंकि जिस काम में उनको कुछ आता नजर आता है उसमें तो बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन दीगर कामों में उनकी गो स्लो पॉलिसी है। हम इस मुल्क की मफाद के प्रोजेक्ट में ज़रूर उनको एक अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे कि खुदारा इस मामले में कुछ तेज़ी दिखाइएगा, इसका हाल बाकी कराची जैसा ना कीजिएगा। आज चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानब। पाकिस्तान में मतरूका वक्फ इमलाक, वो ज़मीनें जो कि हिजरत के वक्त हिंदू, सिख, क्रिश्चियन पाकिस्तान छोड़ गए थे, उनके ऊपर बहुत बड़ी मिकदार में कब्जा था। 100 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की ज़मीनें कब्जा माफिया के चुंगल में थी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर वागुजार करवाना शुरू किया गया है। लेटेस्ट जो ऑपरेशन किया गया है वो कराची उसके गिरदनवा में किया गया है। 8 अरब रुपए की मजीद ज़मीन वागुजार करवा ली गई है। इसमें लसबेला चौक, सिविल अस्पताल कराची के एरिया, सोहराब गोट के एरिया आते हैं। अब ये तमाम ऑपरेशन FIA और शुएब सडल की ज़ेर निगरानी जारी और सारी है। इस वक्त तक तकरीबन 40 अरब रुपए मालियत की ज़मीन पूरे पाकिस्तान से वागुजार करवाई जा चुकी है। कराची के अलावा लाहौर है, ननकाना साहब है, पाकपतन है, न जाने कहाँ कहाँ ये ऑपरेशन जारी और सारी है। इसके साथ साथ इदारा कुछ बेहतरी ज़रूर कर रहा है। हमारी वीडियोस का मकसद आपको ये बताना कतई नहीं होता कि सब कुछ ठीक हो गया है, कोई दूध और शहर की नहरें बह गई हैं, ऐसा हर केस नहीं है। लेकिन हम आपको तस्वीर का वो दूसरा रुख दिखाने की कोशिश करते हैं कि 100 में से अगर कोई महकमा 30-40% भी काम करना शुरू हुआ है तो हमारे लिए वो भी एक अच्छी खबर है। जहाँ पर इदारे 5-10-15% काम किया करते थे, वही इदारा अगर 30-40%, 50% काम करने लगे और मुल्क के 100 अरब रुपए की ज़मीन में से 40 अरब रुपए की ज़मीन वागुजार करवा लें, तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत बड़ा कारनामा है। और ये ज़मीन सिर्फ 40 अरब रुपए की नहीं होगी, ये DC रेट होगा वहाँ का, जो हमेशा 2-3 गुना कम होता है मार्केट से। ये हो सकता है ज़मीन 100 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की अगर इसे मार्केट रेट के ऊपर बेचा जाए। तो इस तरह की बहुत सारी ज़मीनें महकमा औकाफ की रहती हैं। हमारे रेलवे की 10,000 एकड़ ज़मीन पर कब्जा भी है। ये तमाम चीज़ें वागुजार होनी चाहिए और इनको प्रॉपरली लीज आउट किया जाए। जो हाईएस्ट बिडर हो वो लीज ले, उससे खुद भी फ़ायदा हासिल करे और रियासत पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुँचाए। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।